नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, राजस्थान का इतिहास में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। कल हमने बात की थी राणा सांगा की बात की। राणा सांगा के 4 पुत्र थे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। रतन सिंह और उसके बाद में हमने बात की थी इनके बारे में। तो आज हम बात करेंगे विक्रमादित्य की। हमने कल बात कर ली विक्रमादित्य के समय क्या हुआ था। मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था। रानी जो हाड़ी रानी कर्मावती थी उसने क्या किया था, जोहर किया था। और अब जो शासक बनता है बनवीर बनता है, दासी पुत्र। और बनवीर के बाद में अब शासक कौन बनेगा, बनवीर की हत्या कर देते हैं सिसोदिया सरदार। और अब राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह शासक बनेगा। कौन बनेगा, उदय सिंह। तो अब हम उदय सिंह का इतिहास पढ़ेंगे। उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप का इतिहास बाद में पढ़ेंगे। तो उदय सिंह के बारे में हमें डिटेल से चर्चा करेंगे। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। हाँ, तो देखो उदय सिंह का कार्यकाल रहा था, शासनकाल रहा था 1537 से लेकर 1572 तक। ठीक है साहब। अब जब उदय सिंह शासक बना उस समय दिल्ली का शासक था, कौन था दोस्तों, शेरशाह सूरी। कौन था, शेरशाह सूरी। देखो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम है फरीद। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक तरफ अपना मेवाड़ है, मेवाड़ के शासक है दोस्तों उदय सिंह। कौन सा सिंह है गुरुजी, उदय सिंह है। हाँ, ये किसका पुत्र है, राणा सांगा का पुत्र है। और उदय सिंह है, इधर दिल्ली है, दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी। देखो शेरशाह सूरी जब सेना लेकर आता है कहां पर, चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है। उस समय शासक उदय सिंह था। कहते हैं कि इस समय चित्तौड़ दुर्ग की और जितने भी इसके जो मेवाड़ के अधीन जितने भी दुर्ग थे उनकी चाबियां ये उदय सिंह इस शेरशाह सूरी को दे देता है कि ये लो चाबियां, आप जानो, आपका काम जाने। उसके बाद में कहते हैं कि शेरशाह सूरी यहाँ पर कोई आक्रमण नहीं करता है और चला जाता है। लेकिन यहाँ मेवाड़ में क्या होता है दोस्तों, मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। यदि आपको पूछे मेवाड़ का ऐसा प्रथम शासक कौन सा है जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, तो वो उदय सिंह है। ठीक है दोस्तों, जब उदय सिंह जब यहाँ पर अधिकार किसका हो जाता है, शेरशाह सूरी का, तो चित्तौड़ का जो प्रतिनिधि है वो शेरशाह सूरी किसको रखता है, अहमद सरबानी को। अब चित्तौड़ का प्रतिनिधि कौन बन चुका है, अहमद सरबानी। देखो शासक भले ही उदय सिंह है लेकिन यहाँ पर इसको प्रतिनिधि बना दिया गया। अब जो भी कार्य होगा अहमद सरबानी को पूछ कर उदय सिंह कर सकता है। अब एक बार क्या हुआ था दोस्तों, ये उदयपुर जा रहे थे। इधर पहले उदयपुर नहीं था उस समय। ये बप्पा जो रावण ने जो एक मंदिर बनाया था, इनके जो कुल देवता है उनका क्या नाम है। हाँ, मेवाड़ के शासकों के कुल देवता क्या नाम है, कमेंट करके बताओ देखे किस किस का राइट आंसर आता है, बताओ देखे। हाँ, ये उदय सिंह जा रहे थे, उस समय बोलते हैं कि पहाड़ियों में जो उदयपुर अपना शहर है वहां पर इन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की। तो आपको यदि पूछे जो अभी अपना उदयपुर है, इस उदयपुर की स्थापना किसने की, तो अपने नाम के ऊपर ही उस उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। देखो उदय सिंह ने धूणी नामक स्थान पर, किस स्थान पर है, धूणी नामक स्थान पर 1559 में उदयपुर की स्थापना की। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की, कब की, 1559 में। दूसरी बात, अब भाई नगर की स्थापना कर दी गुरुजी, लेकिन वहां पर पीने के लिए पानी भी होना चाहिए। तो पानी के लिए इसने वहां पर झील का निर्माण भी करवाया। 1559 से लेकर 1565 तक उदय सागर झील का इसने निर्माण करवाया। यानी जो भी कार्य कर रहा है उदय सिंह अपने नाम पर ही कर रहा है। उदय तो उदय आगे लग रहा है, हाँ, चाहे उदयपुर है तो फिर भी उदय लग रहा है अपने नाम के। उदय सागर झील में भी उदय लगा दिया, यानी उदय सागर झील इसके नाम से ये याद रहने में आपको आसानी रहेगी। और उदयपुर में इसने राजमहल या चंद्रमहल का निर्माण इसने करवाया। जो अपना शाही परिवार था, इन अपने परिवार के लिए, राज परिवार के लेने के लिए इसने क्या बनवाया, उदयपुर में चंद्रमहल का निर्माण उदय सिंह ने करवाया। तो आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। तो इतना एक बार आप उतार लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अपने मेवाड़ के शासक है उदय सिंह और इधर अब शासक बन चुका है कहाँ का, दिल्ली का,
मुगल शासक अकबर, अकबर का नाम आपने सुना होगा। अब अकबर क्या करता है, इस उदय सिंह को अपने अधीन करने के लिए, मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए यहां से दो संधि करने के लिए दो अपने व्यक्ति को भेजता है। एक तो गए थे भारमल, दूसरे गए थे टोडरमल। भारमल को भेजा कि उदय सिंह हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, उदय सिंह ने मना कर दिया, टोडरमल को भी मना कर दिया। तो अब होगा क्या, होगा क्या, अब युद्ध होगा। अकबर ने एक नीति अपनाई थी, सुलह ए कुल नीति। इस नीति के तहत पहले तो बाकी जितने भी शासक थे उनको समझाया जाता कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। यदि वो अधीनता स्वीकार नहीं करते तो फिर उनको युद्ध करके तलवार के बल पर अपनी ताकत के जोर पर अपने अधीन अकबर करता था। तो यहां पर अब अकबर ने भेजा किसके पास, उदय सिंह के पास में। बात बनी नहीं तो निश्चित तौर से युद्ध होगा। पहला कारण यह था जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। दूसरा, यहां पर देखो मालवा है, मालवा का शासक है बाज बहादुर। ये बाज बहादुर अकबर का क्या है, शत्रु है, इसलिए अकबर का विद्रोही है। अब यहां पर इस बाज बहादुर को शरण देता है उदय सिंह। ये बाज बहादुर यहां से भागकर आ जाता है उदय सिंह के पास में, इसलिए उदय सिंह इस अकबर के शत्रु को शरण देता है। और इसकी वजह से अभी क्या होगा, अब अकबर आक्रमण करेगा। कहां पर करेगा दोस्तों, मेवाड़ पर करेगा। तो यहां तक आप उतार लो एक बार, फिर हम आगे देखते हैं। चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा साका हुआ था, कब हुआ था, विक्रमादित्य इसी का भाई था। और पहला साका हुआ था 1303 में, जब रतन सिंह शासक था, रानी पद्मिनी ने जब जोर किया था। और दूसरा साका हुआ था मेवाड़ का, उस समय किसने जोर किया था, हाड़ी रानी कर्मावती ने। और अब जोर कौन करेंगे उनके बारे में बात करेंगे, केसरिया कौन करेगा। आशा करता हूं कि यहां तक आपने उतार लिया होगा कि भाई अब अकबर है मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। इसके दो ही कारण है। पहले तो इसने अधीनता स्वीकार करने के लिए भारमल टोडरमल को भेजा उदय सिंह के पास में, उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर बाज बहादुर जो अकबर का शत्रु था, इसको उदय सिंह ने शरण दे दी। ये रीजन रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं, जब अकबर की बात उदय सिंह ने नहीं मानी, जब अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया कि चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन मुगल शासक अकबर की अधीनता हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो अकबर क्या करेगा, अब आक्रमण करेगा। अब अकबर सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ता है। और अकबर अपने मुख्य जो सेनापति थे वो किस किस को यहाँ पर भेजता है, अकबर की तरफ से आते हैं बख्शीश खां, चंगताई खां, आसाफ खां और हुसैन अली, ये आते हैं। और साथ में इसका एक तोपची जो तोप चलाता है उसका नाम है कासिम। क्या नाम है, कासिम। चित्तौड़ दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल लिया जाता है। चित्तौड़ के दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं था। अकबर के क्या आ जाएंगे, पसीना आ जाएगा, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं रहेगा। चित्तौड़ का शासक कौन है दोस्तों, अब चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह। अब उदय सिंह ने क्या किया, आपातकालीन एक बैठक बुलाई, अपने जितने भी सरदार और मंत्री थे, हाँ, उन सभी को इकट्ठा किया कि चित्तौड़ पर संकट आ चुका है, अधीनता गुलामी हम स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम करें तो क्या करें। तो कहते हैं कि उस समय बाकी जितने भी सरदार थे, जितने भी मंत्री थे, उन्होंने उदय सिंह को सलाह दी कि इस युद्ध में आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप यहाँ से गोगुंदा चले जाओ, पीछे से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकबर का मुकाबला करेंगे। तो कहते हैं कि उदय सिंह जो यहाँ का राजा था वो चित्तौड़ दुर्ग को छोड़कर गुप्त मार्ग से यहाँ से निकलकर गोगुंदा चला जाता है। बाद में अकबर को पता चलता है तो अकबर इसके पीछे सेना भी भेजता है, लेकिन उदय सिंह का पता नहीं लगता है। तो ये यहाँ से जो शासक उदय सिंह था ये तो चित्तौड़ दुर्ग को छोड़ के चला गया। तो गुरुजी अब लड़ेगा कौन अकबर से, अरे और भी बेटे हैं। कौन कौन बेटे हैं देखो, एक तो जेमल, फत्ता सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़, इनको यहाँ पर दुर्ग की कमान सौंपी गई कि आप अब यहाँ से मुगलों का क्या करो, सामना करो। तो यहाँ पर देखो चित्तौड़ के दुर्ग के जितने भी दवार थे वो सारे बंद कर लिए जाते हैं। और अब क्या होगा, अकबर ने 3, 4, 5, 6 महीनों तक घेराबंदी रखी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस दुर्ग में जितना भी पानी था और खाने पीने की भोजन सामग्री थी, रसद सामग्री, उसकी कमी होने लगी क्योंकि बाहर से दुर्ग को घेर लिया गया। तो ऐसी स्थिति में फिर इनको क्या करना पड़ा, दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ेगा। और अब क्या होगा दोस्तों, अब घमासान युद्ध होगा। एक तरफ जेमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़। देखो जेमल के पैर में गोली लग जाती है। इस युद्ध में अकबर की जो एक बंदूक थी उसका नाम था संग्राम।
अकबर की बंदूक का क्या नाम था? संग्राम। अकबर क्या करता है? अपनी बंदूक संग्राम से गोली चलाता है, गोली लगती है जेमल को, और जेमल को गोली लगे थी, जेमल का पैर हो जाता है फ्रैक्चर। अब जेमल युद्ध कैसे करेगा? तो जेमल ने युद्ध कैसे किया? ये तो जो कल्लाजी राठौड़ है इसके कंधों पर बैठ जाता है, इसलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। और ये युद्ध करते हैं, युद्ध करता करते आखिर में अकबर की विशाल फौज के सामने मेवाड़ी छोटी सी फौज कब तक लड़ेगी दोस्तों? इस स्थिति में होगा क्या? जेमल, फत्ता, कल्लाजी राठौड़ युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। और पीछे से जो इनकी पत्नी थी, जिसका नाम था, जो फतेह सिंह की पत्नी थी, फूल कंवर ने यहाँ पर जोर किया। क्या क्या दोस्तों? जोर किया। तो ये चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। कब हुआ? 25 फरवरी 1568 को। कब हुआ दोस्तों? 25 फरवरी 1568 को हुआ था। हाँ, यहां तक आपके कहानी समझ में आई होगी। जोर किसने किया था? इस फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर ने यहां पर जोर किया था। केसरिया किसने किया? जेमल और फत्ता ने किया था। यह चीज आप ध्यान रखना। और अब यहां पर उदय सिंह कहां चला गया है? गोगुंदा। 28 फरवरी 1572 में उदय सिंह की गोगुंदा में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि इसकी मृत्यु होली के दिन हुई थी। किस दिन हुई थी इसकी मृत्यु? होली के दिन इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक अब आप एक बार नोट करो। चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का क्या है? ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा है दोस्तों, ध्यान रखना। तीसरा शाखा, सॉरी, चित्तौड़ का कौन सा शाखा? तीसरा शाखा। तो चित्तौड़ का ये तीसरा शाखा हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। उतार लो एक बार। दूसरा शाखा हुआ था। उस समय शासक कौन था? इस उदय सिंह का भाई था विक्रमादित्य। हाड़ी रानी कर्मावती ने जोर किया था। और इस समय किसने जोर किया था? फूल कंवर ने। उतार लिया होगा आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किसका हो चुका है? अकबर का। अकबर तो यहाँ पर ज्यादा दिन रुका नहीं, 2-3 दिन तक रुका, चित्तौड़ के दुर्ग का पूरा भ्रमण किया। और उसके बाद में यहाँ का चित्तौड़ का जो प्रशासक है वो अब्दुल माजिद को बनाया। किसको बनाया? अब्दुल माजिद को बनाया। और ध्यान रखना दोस्तों एक लाइन, मोहर मगरा क्या होता है? क्या? मोहर मगरी। मोहर मगरी क्या होती है? अरे जब चित्तौड़ का दुर्ग का दरवाजा टूटा नहीं, इनसे तोड़ा नहीं गया अकबर के द्वारा, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर घुसने के लिए अकबर ने एक रेत का बहुत ऊंचा टीला बनाया था। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोहर मगरी। उस समय कहते हैं कि अकबर ने एक तगारी रेत के बदले, जो मजदूर थे, जब रेत का टीला बनाया गया चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए, तो एक तगारी रेत के बदले अकबर एक सोने की मोहर देता था। यह बात यहाँ पर देख सुनने को मिलती है। रेत का जो टीला होता है उसे बोलते हैं। देखो जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय ईश्वरदास चौहान ने, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था उस समय ईश्वरदास चौहान ने अकबर के ऊपर भाले से वार किया। कहते हैं कि यह भाला अकबर के कान से पास से गुजरा तो अकबर ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में मौत को पहली बार इतने करीब से देखा है। आगे बात करते हैं जेमल व फत्ता। जेमल व फत्ता जिन्होंने इस युद्ध में वीरता दिखाई थी। और कहा जाता है कि जेमल और फत्ता की वीरता को देखकर अकबर ने इसकी मूर्तियां हैं वो आगरे के किले में लगवाई। कहां पर लगाई? आगरे के किले में हमें जेमल और फत्ता की मूर्तियां देखने को मिलती है। और राजस्थान में ये मूर्तियां कहां पर है? राजस्थान में इनकी गजारूढ़ मूर्तियां हैं, वो बीकानेर के शासक राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में लगवाई थी। जूनागढ़ का दुर्ग कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में है। तो यहां पर भी इनकी आपको हाथी पर सवार इनकी मूर्तियां आपको मिल जाएगी। तो ये इतना आप उतारे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उतार लिया होगा आपने, रोककर आशा करता हूं। हाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर थोड़ा और आगे देखते हैं उदय सिंह के बारे में। देखो उदय सिंह की रानियां, वैसे तो दोस्तों उदय सिंह की बहुत सारी रानियां थी। जो मुख्य रूप से जो रानियां थी वो 2 रानियां थी। एक का नाम था धीरबाई या रानी भटियाणी, और दूसरी थी इनकी रानी महारानी, उसका नाम था जयंताबाई। क्या नाम था? जयंताबाई। तो ये 2 रानियां थी उदय सिंह के। अब देखो उदय सिंह के पुत्रों की बात करते हैं दोस्तों। धीरबाई जो भटियाणी है
इसका जो पुत्र था उसका नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। अब देखो उदय सिंह कुछ ज्यादा ही भटियाणी से क्या करता था? प्रेम करता था, और भटियाणी के कहने से इसने शासक किसको बना दिया? भटियाणी के पुत्र जगमाल को क्या बना दिया? उदय सिंह ने शासक बना दिया, शासक घोषित कर दिया। किसको कर दिया? जगमाल को। और जयवंताबाई, जयवंताबाई ये किसकी पुत्री थी? ये अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा कहाँ के थे? पाली के थे। तो अखेराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंताबाई। इनके पुत्र हुआ जिसका बचपन का नाम था किक्का, और आगे जाकर उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रताप हो जाएगा, जिसे हम आज महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। यदि आपको पूछे कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, तो किक्का। क्या है? किक्का, कुक्का। ये किक्का जो नाम है ये दोस्तों एक नॉर्मल स्थानीय नाम है। जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर छोटे बच्चे को किक्का ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किक्का। और आपके क्षेत्र में छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ देखे। हाँ, तो अब दोस्तों क्या होगा? शासक किसको, उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? जगमाल को। लेकिन होता क्या है, जो यहाँ पर महाराणा प्रताप थे, प्रताप इनके जो नाना जी थे अखेराज सोनगरा, इनकी सहायता से इस किसको, जगमाल को हटाकर शासक किसको बना दिया जाता है? अब प्रताप को बना दिया जाता है। और अब हम इतिहास पढ़ेंगे हल्दी घाटी के बब्बर शेर महाराणा प्रताप का। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इतना आप उतारे, रोक कर फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अपना उदय सिंह का इतिहास हमने पूरा पढ़ा, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का, और इनके शासनकाल में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था। ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। इनका जो शासनकाल रहा था 1572 से लेकर 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और इनका शासनकाल कैसा रहा दोस्तों, उसके बारे में हमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ। और कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहां पर है? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचेरी में इनका क्या होता है दोस्तों? बब्बर शेर का जन्म होता है जयंताबाई की कोख से। यदि विक्रम संवत में पूछे तो ध्यान रख लेना, विक्रम संवत है 1597, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका क्या होता है? अवतार होता है। इनकी माता का नाम बात करें तो माता का नाम जयंताबाई है। पत्नी का नाम था अजबदे। क्या नाम था? वैसे तो इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन जो मुख्य पत्नी है वो कौन थी? अजबदे है, जिसका नाम हम पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का गुरुजी राज्य अभिषेक कब हुआ, राजा कब बने? 28 फरवरी 1572 को इनका राज्य अभिषेक गोगुंदा में होता है। और वो कृष्णदास चुंडावत ने किया था। किसने किया था? कृष्णदास चुंडावत ने इनका राज्य अभिषेक किया था गोगुंदा में। लेकिन इनका विधिवत रूप से जो राज्य अभिषेक होता है वो होता है कुंभलगढ़ में। कहां पर होता है? कुंभलगढ़ में 2 बार इनका राज्य अभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था चेतक या चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? चेतक है। आप सभी जानते होंगे हल्दी घाटी युद्ध में चेतक ने एक वीरता दिखाई थी। और महाराणा प्रताप के हाथियों का नाम बात करें तो इनका प्रिय हाथी था राम प्रसाद, और इनका एक हाथी था लूणा। वैसे तो हल्दी घाटी युद्ध में बहुत सारे हाथियों ने युद्ध किया था, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। और यहाँ पर महाराणा प्रताप के मेन हाथी है वो राम प्रसाद लूणा। राम प्रसाद का नाम आपको पीर प्रसाद में मिलता है। क्या मिलता है? पीर प्रसाद। पीर प्रसाद नाम कर दिया था अकबर ने इसको पकड़कर। तो देखो, और महाराणा प्रताप के उपनाम। महाराणा प्रताप का एक तो बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम है किक्का। ये याद रख लेना, क्या नाम है? किक्का। ये लिख लेना, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम है। और उपनाम, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। कहते हैं कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए मुगल बादशाह अकबर 1 लाख की फौज लेकर यहां पर आया था मेवाड़ में, लेकिन महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका। अरे नहीं तो इस राजा महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में हरा सका अकबर, न अपने अधीन कर सका। महाराणा प्रताप कभी झुके नहीं, मृत्यु दम तक ये कभी अकबर इसको अपना गुलाम नहीं बना सके। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को
छापामार युद्ध नीति का इनको क्या कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। इन्होंने बाद में छापामार युद्ध नीति अपनाई थी, मेवाड़ केसरी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ केसरी। हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज वैसे तो मेवाड़ के सभी शासकों को कहा जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप का भी ध्यान रखना, हिंदुआ सूरज। और पाथल क्या कहा जाता है, पाथल इनको कहा जाता है। तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप के उपनाम है, हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज और पाथल। तो ये इतनी चीजें आप ध्यान रखना महाराणा प्रताप के बारे में बेसिक जानकारी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के साथ इनका कैसे संबंध रहा। अब दोस्तों देखो, एक तरफ अपने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप है, दूसरी तरफ दिल्ली का बादशाह मुगल शासक अकबर है। अब अकबर क्या करेगा, अरे अकबर संदेश भेजता है महाराणा प्रताप के पास में कि प्रताप आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। राजपुताना के जितने भी शासक है सभी ने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली है, आप भी कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप बोलते हैं अरे मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन मुगलों के साथ सौदा कभी नहीं करूंगा। तो बोलते हैं कि फिर भी अकबर सोचता है कि क्यों ना महाराणा प्रताप से युद्ध करने से अच्छा है कि समझौता कर लिया जाए। तो महाराणा प्रताप के पास में एक व्यक्ति को भेजता है जिसका नाम है जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची आता है सितंबर 1572 में महाराणा प्रताप से मिलने के लिए। यानी अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, 4 व्यक्तियों को भेजा था शिष्टाचार से बात करने के लिए। दूसरे नंबर पर आता है महाराणा प्रताप के पास जब जलाल खां को कोई यहाँ पर फायदा नहीं हुआ आने का, तो अकबर फिर ट्राई करता है और मान सिंह को भेजता है कि मान सिंह जी जाओ प्रताप के पास जाओ, उसे बोलो कि हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। प्रताप ने तो मान सिंह आया अप्रैल 1573 में। उस समय बोलते हैं उदय सागर झील की पाल के ऊपर इनकी आपस में क्या होती है, मुलाकात होती है। हाँ, तो उस समय बोलते हैं कि मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में थोड़ी बातचीत में तूता हो जाती है और यहीं से हल्दी घाटी का जो युद्ध होगा उसके बीज बोए जाते हैं। मान सिंह जाता है और किसके पास में, अकबर के पास में, और अकबर को युद्ध के लिए उकसाता है। क्योंकि ये मान सिंह ये कछुआ है, ये आमेर का शासक था। इन्होंने मुगलों के से अधीनता स्वीकार की सबसे पहले तो। दूसरी बात, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। तो महाराणा प्रताप ने इनको सच्चाई सुना दी कि आपने तो अपना धर्म ही बेच दिया मुगलों के साथ में। तो ऐसी बात मान सिंह सहन नहीं करता और अकबर को जाकर युद्ध के लिए उकसाता है महाराणा प्रताप के खिलाफ। फिर भी अकबर ने कहा कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास करते हैं, वो तो प्रताप है, प्रताप ऐसे मानेगा नहीं। भगवंत दास को भेजते हैं, भगवंत दास जी जाते हैं सितंबर 1573 में। भगवान दास को सफलता नहीं मिलती है, फिर जाते हैं अपने टोडरमल। कौन से मल जाते हैं, टोडरमल जाते हैं दिसंबर 1573 में। लेकिन टोडरमल भी यहाँ पर कोई सफलता नहीं मिलती कि टोडरमल अकबर को जाकर बोल देना बार बार क्यों अपने लोगों को भेज रहा है, समय खराब कर रहा है, हम आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। अब होगा क्या, होगा हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर अपनी विशाल 80,000 की फौज लेकर हल्दी घाटी यानी कि मेवाड़ की तरफ आक्रमण करने के लिए दिल्ली से रवाना होता है। अब क्या क्या रणनीति होती है, हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ, सारी जानकारी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। इतना आप याद रख लेना, इतना क्या रख लेना, याद रख लेना जितना हमने पढ़ा है। ये एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है कि जो अकबर ने अपना शिष्टमंडल भेजा था उसमें प्रताप से मिलने के लिए सबसे पहले कौन आया था, जलाल खां आया था, फिर मान सिंह, भगवंत दास, उसके बाद में टोडरमल आया था। डेट पूछी जाए तो देखो 1572, 73, एक 1572 है, बाकी 1573 है। महीना यहाँ पर भी सितंबर है, फिर सितंबर, अप्रैल और दिसंबर। तो महीना आप याद रख लेना, उतार लो एक बार रोककर। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, इतना आज की क्लास में काफ़ी है और कोशिश करेंगे कि कल या परसों डिजिटल बोर्ड पर आपकी क्लास लगाई जाए एक मैराथन और इसमें ही पूरा सोपड़ा साफ कर दिया जाए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।